अमान बेटा, मैंने तुम्हारे सारे गर्म कपड़े तुम्हारे बैग में पैक कर दिए हैं। प्लीज जरा एहतियात वापरना और एहतियात से रहना, वरना बीमार ना पड़ जाना। तभी अम्मी को मुस्कुराते हुए गले लगाते हुए अमान बोला, अम्मी जान, मेरा इतना ख्याल ना रखा कीजिए। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब तो आपकी बहू आने का टाइम हो चुका है। इतना ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ, इसलिए आप मेरी फिक्र मत किया कीजिए। इसीलिए ज़रा कम ख्याल किया कीजिए मेरा। कल को आपकी बहू आएगी तो उसे भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना मेरा। थोड़ा सा ख्याल तो उसके लिए भी रहने देना चाहिए आपको। तभी सकीना बीबी अमन के सर पर चपत लगाकर बोली, अभी से बीवी का गुलाम बन रहा है। अभी तो बीवी आई भी नहीं है और अभी से तुझे उसकी फिक्र लाहक हो गई। वाह, बहुत अच्छे बेटा, अभी से तुम्हारे आसार नजर आ रहे हैं। बेटा एक बात मेरी ध्यान रखना, बीवी चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन माँ माँ ही होती है। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता जिंदगी में, और माँ जैसा ख्याल कोई भी नहीं रख सकता इस दुनिया में। तभी अमन मुस्कुराकर बोला, अरे अम्मी जान, मैं तो मजाक कर रहा था, आपको छेड़ रहा था ताकि आप चिढ़ें और मुझसे ऐसी ही बात करें, और मैं कामयाब भी हो गया। और हाँ माँ, एक बात और मैं जानता हूँ कि मेरी माँ जैसी केयर मेरी कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो दुनिया की कोई भी औरत हो, कोई भी लड़की हो। जिस तरह अब्बू के जाने के बाद अब्बू के बिजनेस को और मुझे आपने संभाला है, उसके लिए तो मैं आपको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ आपको कि आपने किस तरह दोनों सिचुएशन को मैनेज किया। आई लव यू अम्मी जान, आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहें। उन्होंने कहा, आई लव यू टू बेटा, और हमेशा तुम खुश रहो। अच्छा ये बताओ अरसम कब आएगा? तो मैंने उनसे कहा, आने ही वाला है वो, हम दोनों कल निकल जाएंगे। और प्लीज अम्मी जान, आप परेशान मत होना और ज्यादा फिक्र मत करना। आपकी उम्र के हिसाब से अब आपको ज्यादा फिक्र नहीं करना चाहिए, और टेंशन तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। जिस वक्त आप मेरे साथ नहीं होती उस वक्त मेरी दूसरी माँ, जो मेरा दोस्त अरसम है, वो मेरे साथ रहता है, इसलिए आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अमान की बातें सुनते हुए सकीना खातून हंसकर बोली, अमन तुम कभी नहीं सुधरोगे। अरसम जैसा लायक और मुखलिस दोस्त किस्मत से ही मिलते हैं। तभी अरसम रूम में एंटर होते हुए सकीना आपा की बात आगे बढ़ाते हुए बोला, सही बोलिया खाला, आप इसे लायक और मुखलिस दोस्त की कदर करना चाहिए। खाला समझता ही नहीं मुझे ये तो कुछ भी। कितनी सीधी और सच्ची बात है कि मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, इसे मेरी कदर करना चाहिए। इसे आप रात दिन समझाती रहा करें कि मेरे जैसा दोस्त इसको मिलेगा नहीं। तभी अमन चिढ़कर बोला, बस कर यार अरसम, अब तू भी शुरू हो जाए इनके साथ साथ। चल हमें चलना भी है, जल्दी निकलना है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, जल्दी से हमें ट्रिप पर निकलना चाहिए। तभी सकीना बोली, अरसम बेटा प्लीज तुम अमन का ख्याल रखना, इसे फौरन ठंड जल्दी लग जाती है, यानी कि इससे सर्दी जल्दी हो जाती है, तो और तुम इसके खाने का भी ध्यान रखना। और हाँ, तुम तुम्हारा भी ख्याल रखना, वरना इस बुद्धू का ख्याल कौन रखेगा। तभी अरसम मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी आंटी, मैं हूं ना, ये मेरा बचपन का दोस्त है, इसकी सारी आदतें मैं जानता हूँ और हम बहुत पक्के दोस्त हैं, बल्कि ये तो मेरे भाई जैसा है। मैं जब तक हूँ मेरे होते हुए आपको अमन की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है आंटी। चलिए अब खुदा हाफिज, हम चलते हैं। और हाँ, आपको बता दो आंटी कि कार भी मैं खुद ड्राइव ही करूंगा। तभी अमन चिढ़कर बोला, बस कर यार अरसम, बहुत हो गई अब बातें, चल अब हम निकलते हैं। खुदा हाफिज अम्मी, हम जा रहे हैं। सकीना खातून अरसम और अमन को कार में बैठते हुए कई हिदायत दे चुकी थी और फिर वो कार को जाते हुए देखती रहीं। अब्बू जान, अगर आपने नमाज पढ़ ली हो तो जल्द आ जाएं। अम्मी भी आपका इंतजार कर रही हैं और मैंने चाय भी गर्म कर ली है। इरम ने रियाज अहमद के रूम में आते हुए कहा था, तो रियाज अहमद ने दुआ मांगने के बाद जाए नमाज उठाई और उसे टेबल पर रखते हुए इरम पर दम करने लगे। तभी इरम मुस्कुराते हुए अपने अब्बू को देखते हुए बोली, अब्बू जान, मैं आपकी दुआओं के हिसार में ही हूँ, आप फिक्र ना किया कीजिए, मुझे अब कुछ भी नहीं होने वाला है। बेटा अल्लाह ताला तुम्हारी हमेशा हिफाजत फरमाए, तुम्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और बेटा मैं तुम्हारा अब्बू हूं ना, मुझे तो हमेशा ही तुम्हारी फिक्र रहेगी और रहती भी है, जब तो तुम पर मैं नमाज के बाद दम करता रहता हूँ। चलो बेटा अब अच्छा ये बताओ कि तुमने नमाज अदा कर ली? तो इरम ने कहा, जी अब्बू जान, मैंने नमाज अदा कर ली है, बस अब सब चाय पर आपका इंतजार कर रहे हैं। हॉल में चलकर आप चाय पी लें। और फिर तीनों हॉल में बैठकर चाय की चुस्कियां लेने लगे और इधर अरसम और अमन दोनों ड्राइव पर थे। तभी अमन बोला, यार अरसम बस कर, अब मुझे भी ड्राइव करने दे। तभी अरसम साइड में कार रोकता है, उसके बाद ड्राइव सीट से उतरकर वो फ्रंट सीट में बैठ जाता है और इधर अमन ड्राइव सीट पर अब आ जाता है। तभी अरसम बोला, अमन जरा आराम से कार ड्राइव कर यार, और तूने ये रास्ता तब्दील क्यों कर लिया, हम किस रास्ते से जाने वाले थे? तभी अमन हंसते हुए बोला, क्योंकि हम हंजा नहीं और कोई टूर पर नहीं, बल्कि हम काले जंगलात की तरफ जा रहे हैं।
मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था कि वहाँ पर एक डॉग बंगला भी बना हुआ है। मैंने पहले ही इंटरनेट के जरिए उसकी रिजर्वेशन भी करवा ली है और हम वहीं पर विजिट करेंगे और वहीं पर स्टे करेंगे और हम जंगलात की सैर करने के साथ साथ खूब शिकार भी करेंगे। और मैंने अम्मी जान से नजरें बचाकर बंदूकें भी रख ली है। हम हिरन का शिकार करेंगे और खूब मजे से उसका गोश्त खाएंगे। उफ यार, क्या मजा आएगा ना। सही बोल रहा हूँ ना मैं? तभी अरसम मुंह बनाते हुए बोला, शट अप यार अमन, तू कभी नहीं सुधरेगा। तुझे कितनी बार समझाया कि तेरे ये उल्टे सीधे आइडिया रहने दिया कर। और तू इतना बड़ा वाला हो गया कि इस प्रोग्राम के बारे में कम से कम मुझे भी नहीं बताया तूने। अम्मी तो ठीक है, अम्मी तो ये मना करती, लेकिन मुझे तो बता देता कम से कम, ताकि मेरे जहन में ये बात रहती और मैं मेंटली तौर पर तैयार तो रहता इस चीज के लिए। और वैसे भी अमन, इस काले जंगलात का एक वाकया तो बहुत ज्यादा इंटरनेट पर चल रहा है और उन जंगलात में मैंने सुना है कि असरात भी हैं और वो वाकया भी उससे रिलेटेड ही है। हम उस जंगलात में क्यों जा रहे हैं फिर, जब उस जंगलात में असरात हैं? मुझे लग रहा है कि हम गलती कर रहे हैं वहां जाकर। मेरी बात मान, गाड़ी वापस ले ले और कार दूसरे रास्ते पर चला ले और कहीं टूर पर चलते हैं। तभी अमन अरसम के सर पर चमाट लगाते हुए बोला, तू बहुत फट्टू है यार अरसम, जरा बहादुर बन, तू थोड़ा दिलेर बन मेरी तरह। तभी अरसम अमान की बात पर हंसते हुए बोला, यार अमन, अब किसी होटल या रेस्टोरेंट पर तू कार रोक, खाना तो खिला दे, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मेरे को तो, और हम चाय भी पी लेंगे। तो अमन ने कहा, ओके ओके, आने ही वाला है रेस्टोरेंट थोड़ी देर में। अरमान ने एक ढाबे के करीब कार रोकी और तख्त पर बैठकर ऑर्डर देने लगा खाने का। खाना खाकर अभी चाय वो दोनों पी ही रहे थे कि अचानक एक काली बिल्ली पता नहीं कहां से उछलकर उनके तख्त पर आ गई और उसके बाद वो अमन को देखने लगी, घूरने लगी। अरसम ने जल्द से उसे भगा दिया। उसके बाद दोनों ने चाय पी और उसके बाद अरसम ड्राइव करने लगा। इंटरनेट से रास्ता सर्च करते हुए वो कार भगाए जा रहा था, लेकिन काली बिल्ली जो ढाबे पर उनकी चाय के वक्त छलांग लगाकर आई थी, मुसलसल उनकी कार के साथ दौड़ी जा रही थी। अमन इस बात को नोट कर रहा था और अमन ने ही उस बिल्ली को देख लिया था। अमन उस बात को अरसम को इसलिए नहीं बता रहा था कि अरसम डरेगा और वापस कहीं गाड़ी ना ले ले और हमारा ये ट्रिप कैंसिल ना हो जाए, इसलिए उसने उसे बताना सही नहीं समझा। और फिर अगर उसे मालूम पड़ जाता तो अमन का शिकार का ख्वाब भी अधूरा रह जाता। वो क्योंकि हर हाल में हिरन का शिकार कर उसके कबाब बनाकर खाना चाहता था। इधर इरम के वालिद ने इरम से कहा, बेटा इरम, जरा अरसम को कॉल तो मिलाओ, इतनी लापरवाही का सबूत दे रहा है ये लड़का। अब तक तो कोई खैर खबर भी नहीं थी। रियाज अहमद के कहने पर इरम ने अपने भाई अरसम को कॉल किया और उसके बाद उसने झंझलाकर अब्बू से कहा, अब्बा जान, शाम से कॉल कर रही हूँ भाई को, उनका नंबर है कि लग ही नहीं रहा है, मैं तो तंग आ गई उनको कॉल करते करते। तभी रियाज अहमद साहब गुस्से से बोले, हद है यार गैर जिम्मेदारी की, बस इसे अमन का साथ क्या मिल जाए ये तो बिल्कुल लापरवाह हो जाता है, किसी की कोई फिक्र ही नहीं रहती इसको। रियाज अहमद की बात को सुनकर तभी राबिया बेगम बोली, जो कि अरसम की माँ थी, बस करें रियाज साहब, मेरा अरसम हरगिज गैर जिम्मेदार नहीं है, आप उसे फालतू में ही ताना देते रहते हैं और वो बहुत समझदार है, वैसे भी हर काम जिम्मेदारी से करता है वो, और उसका वैसे भी तो एक ही बचपन का दोस्त है अमन, और फिर हमारे ताल्लुकात भी कोई आज के थोड़ी ना है। अमन के अब्बू आपके गहरे दोस्त थे, इसलिए कभी भी आपने अरसम को अमन के काम आने से नहीं रोका है और ना ही उसकी वालिदा के, और आप खुद भी तो उनका कितना ख्याल रखते हैं, अमन और सकीना बीबी का। तभी रियाज अहमद साहब मुस्कुराकर बोले, बेटे के बारे में तो एक लफ्ज भी नहीं सुनती हो तुम, है ना, तुम्हारा बड़ा लाड़का है वो। तभी उन्होंने कहा, हाँ, सकीना भाभी और अमन मेरे सबसे प्यारे दोस्त के बच्चे हैं और फिर उनका ख्याल रखना तो हमारा फर्ज है ना। इधर इंटरनेट से रास्ता सर्च करते हुए आखिरकार अमन और अरसम डाक बंगले यानी काले जंगलात में पहुंच गए। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।